कि हमारे पास जेलें जो है उसमें अभी 26,000 आदमी हैं और हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 20-21 हज़ार की है। तो एक्सपेंशन तो हो रही है। अभी दादरी कल हमने एक नई जेल पास कर दी, फतेहाबाद ऑलरेडी एक बन रही है, रोहतक में एक नई जेल बन रही है और आज जो भिवानी में उसमें पहले वाली जेल को एक्सटेंड करा गया, 1,000 आदमियों की और संख्या बढ़ा दी गई। हिसार का है प्रपोजल है अंडर कंसिडरेशन कि पुरानी जेल होगी बहुत लंबे समय की और बीच में सेंट्रल में। जेलों का मतलब होता है शहर से बाहर, जब कभी बनी थी बाहर थी। अब ये ज़मीन यहाँ बड़ी महंगी होगी तो गवर्नमेंट की अपनी ज़मीन है, इससे कॉमर्शियल पर्पज़ मैंने क्या बने, हम बाहर देख रहे हैं कि कहीं अगर हमें बाहर जगह मिलती है तो फिर हम उसको नई जेल को बनाने के लिए उससे शिफ्ट करेंगे। अभी ये बहुत अंडर कंसिडरेशन है पर अभी कोई इस पर बहुत सीरियसली कि आज ये कोई नक्शा बनना शुरू है, ऐसा काम नहीं है। पर ये दिमाग में ज़रूर है कि पुरानी जेल होगी। अम्बाला की भी ये भी हम दोनों सोच रहे हैं कि नई जेलें बनाई है। इसको लेकर कोई सुधार प्रपोजल सभी जैसे पूरे हरियाणा में जेलों को लेकर कोई सुधार विशेष सुधार करने जा रहे हो, उसको लेकर भी कुछ आप बताना चाहिए? देखिए, हमारी जेलों का मैं सुधार की एक ही बात बताऊँ। एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे, जिसमें पार्लियामेंट की कमेटी होती है जो जाके विजिट करती है। एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स है जो सब जेलें विजिट करती है। वो देखती है कि जो कैदी आता है उसे आने के साथ व्यवहार कैसा, उसके साथ उसे खाना कैसे दिया जाता है, उसे बैरक में कहाँ रखा जाता है, उसकी टेलीफोन सुविधा उसको मिलती है कि नहीं, घर वालों से मुलाकात होती है नहीं, पैरोल मिल जाती है तो उसे पैरोल पे जाने में डिले तो नहीं करते, मतलब उसका क्या रहता है, उसका कंडक्ट कैसे रहता है, इस सारी बात को देखा जाता है। तो एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स आई थी जिसके सुशील मोदी जो पहले डिप्टी चीफ ने वो चेयरमैन थे। उसमें सभी पार्टी के मेंबर थे, कांग्रेस के भी थे, आपके इसके केजरीवाल जी की पार्टी के भी थे, उसमें तेलुगु देशम के थे, डीएमके ना डीएमके के भी थे, सब मेंबर सभी पार्टी के होते हैं। उसके वो अध्यक्ष थे तो उन्होंने तिहाड़ भी विजिट करी, तेलंगाना भी करी और दूसरे स्टेटों की भी विजिट करी। हमारी जेल विजिट करने के बाद जब वो रजिस्टर सामने रख देते हैं, उनके साथ हमारे सेशन जज भी थे गुड़गांव से, उन्होंने बहुत सी जेल विजिट की थी गुड़गांव में। तो जब जाने लगे तो उनके साथ रजिस्टर रख दिया कि साहब कमेंट्स लिखें। तो जो कमेंट बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है ये कि बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था है। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। ये जेल पे उस पर जो रजिस्टर उस पर लिखा हुआ है। हमारी जेल ने तो बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट की है सर। खाने में बहुत सुधार हुआ है। जो टेलीफोन टॉक्स का टाइम है पहले 5 मिनट होता था, अब हमने 10 मिनट कर दिया, वो भी लोगों को बातचीत का मौका मिलता है। काउंटर ज़्यादा बना दिए ताकि भीड़ नहीं लगे, ज़्यादा लोगों को बात करने का मौका मिले। सर, जैसे कि पिछली बार आप आए थे तब कुछ कमियां पाई गई थी जिसको लेकर आपने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे, तो इस बार भी कोई ऐसा कुछ कमी किस चीज़ में कमी पाई गई थी? कुछ कार्य को लेकर के जो है कहा गया था नहीं, कौन से डिपार्टमेंट में, किस में? बिजली विभाग के बारे में ही कहा जा रहा था सर। देखिए, हर चीज़ में सुधार की जरूरत है। कौन सा ऐसा विषय जिसमें सुधार के नहीं हो? ये तो दुनिया का एक चला हुआ प्रचलन है। नहीं, हमारे ये है कि अभी हमने बिजली के मामले में बहुत तेज़ी से सुधार करा, जो हरियाणा का तो रिकॉर्ड रहा है। पर उसमें अभी जो पीछे बरसात हुई है, जो 2 महीने बरसात का टाइम था, जिसमें कश्मीर में, आपने हिमाचल में देखा, सब जगह पूरे देश में 50 रिकॉर्ड टूटा 50 साल का। हमारे पावर स्टेशन भी डूबे, हमारा खेदड़ प्लांट भी था, इसमें भी जो था ज़्यादा हीट की वजह से जब लोड बढ़ता है तो घर का मीटर भी जल जाता है ना, तो ज़्यादा जैसे कंजम्पशन बढ़ती है तो हमारे जो थर्मल थे वो उन्हें लीक कहते हैं कि जब उसमें ज़्यादा लोड हो तो जल जाते हैं। तो उसके बाद उससे ठंडा करते हैं, फिर उसके 48 घंटे फिर उसके बाद रिपेयर के लिए जाते हैं। तो ऐसे को थर्मल में हमारे में भी दिक्कत है। दोनों हमारी यूनिट बंद होगी, इस करके लोगों को थोड़ा, क्योंकि 1200 मेगावाट है, 600 का एक है, तो थोड़ा सा लाइट में कट भी लगे थे। ये पिछले 15 दिन में ऐसा हुआ है और अब हमें लगता है कि काफ़ी इम्प्रूव हो गया, 1-2 दिन में और कर लेंगे। ये वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से है, बाकी पावर की हम पे कोई कमी नहीं थी। आज भी 13,000 के करीब मेगावाट हमारी पीछे कंजप्शन हुई है, मैक्सिमम सरकार दे रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने एक जनसंपर्क अभियान शुरू करके बिजली आंदोलन करके वो हरियाणा के अलग अलग गाँव शहरों में जाके लोगों से मिल रहे हैं और ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में बिजली मुफ्त मिल सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकती। तो क्या 2024 में इस तरीके का क्या एक अंग्रेजी का शब्द है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कि आपकी जेब अलाउ करती है कि नहीं करती है। आप लोगों को झूठी बातें कह के बहका के उन्हें करें कि सब कुछ फ्री होगा, बसें भी फ्री मिलेंगी, ट्रेन भी फ्री मिलेगी, खाना भी फ्री मिलेगा, डॉक्टर के इलाज भी फ्री मिलेगा, आपका घर भी हम बढ़ा के देंगे, तो ये चलने की बातें नहीं है।
ये राजनीतिक सत्ता लेने की बातें हैं। कभी कोई दुकान ऐसी चली है कि जिसमें सारा कुछ फ्री देते रहो। हम बिजली जो बाहर से लेते हैं, थर्मल की हमारी कॉस्ट जो आती है वो 5 रुपये पर यूनिट आती है, और हम जो ट्यूबवेल पे देते हैं 10 पैसे पर यूनिट देते हैं, जो इंडस्ट्रीज को देते हैं 8 रुपये पर यूनिट देते हैं। आप कोई चीज़ जो है बैलेंस करके चलाना पड़ता है, उसमें ये थोड़ी है कि फ्री दे दो, फ्री दे के कोई चल ही नहीं सकता। अगर हम झूठ बोल के करेंगे तो फिर सत्ता ले लेंगे, फिर फेलियर होगा। पंजाब में बुरी हालत है, बिजली है ही नहीं। वैसे पॉलिटिकल का एक वो है कि भाई अगर कोई विपक्ष उठाता है तो उस पर जरूर जो सत्तारूढ़ पार्टी। आप एक बात पूछे, मैं सारे मीडिया वालों से पूछता हूँ, आप पिछले 8 साल में हर चीज़ के रेट बढ़े हैं ना, डीजल के बढ़े हैं, कोयले के बढ़े हैं, बाजार में जो चीज़ लेने जाते हैं उसके रेट बढ़े हैं, हर चीज़ के बढ़े हैं ना। हमने 8 साल में टैरिफ नहीं बढ़ाया बिजली का, ये छोटी बात है क्या? हम बिजली चला रहे हैं, 8 साल में कोई बिजली का रेट नहीं बढ़ाया। सर आपकी माने तो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, और क्या अभी सिर्फ आम आदमी पार्टी बहकाने का काम कर रही है? बिल्कुल बहकाना के, ये झूठी बातें, नकली बातें, लोगों को तालियां बजा के उन्हें वोट लेने की बातें। पर ये बातें सब उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कही, उन्होंने हिमाचल में भी कही, सब जगह हारे। यहाँ भी वही हालत है। दिल्ली और पंजाब में तो मिल पा रही है जी, दिल्ली और पंजाब में तो मिल पा 300 रही है। यूनिट तक तो मिल दिल्ली पंजाब में दे रहे हैं, पर दिल्ली पंजाब में जब अगले चुनाव आएंगे तब दिखेगा ना। अभी पहली बार ही आया ना पंजाब में, दिल्ली में वो चला सकते हैं, पर पंजाब में और स्टेटों में चलाना दिक्कत है। वहाँ तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट एडिड है, चल जाता है। तो इस तरह से बीजेपी सरकार कब बहकाना शुरू करेगी? जिस तरह से बीजेपी आम आदमी पार्टी बहका रही है, उस तरह से बीजेपी भी क्या लोगों को राहत देने की कोशिश करेगी? नहीं, मैं देखिए, मैं आपसे बताऊं, हम और सुधार कर सकते हैं, पर फ्री बिजली की बात पॉसिबल नहीं है। गरीबों को कम रेट पे हो सकता है, पहले 200 यूनिट पे हम जो कम कर रहे हैं वो है, पर ये नहीं होता कि फ्री देने की बात करें। ये नहीं है ना सरकार। हमने जो अब तक काम करा है, हमें लोगों ने 10 साल मैंडेट दिया है। आपको मोदी साहब को अब तक मिला है, आप समझे 15 साल तो गुजरात में चीफ मिनिस्टर है, अब 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, एक पार्टी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी में काम के वोट मिल रहे हैं। हरियाणा में 2 बार सरकार, 4 बीजेपी की थी, आज सरकार बनी है, पहली बार 447 में ही काम के बदले आई है। आम आदमी पार्टी 20 साल जन्म ली है, कहीं तो नहीं है ना अब तक। सरपंचों को फोन करके बुलाए गए थे कि लोकसभा स्कूलों की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, फोन करके तो नहीं बुलाए, वैसे ही सरपंच आए ना, मैंने किसी को फोन नहीं किया। आप पूछ लो, सारे सरपंच बाहर बैठे, एक को भी फोन नहीं किया। अलग से मीटिंग तो हुई थी? नहीं, सरपंच आए थे, वो कहने गए थे हम सरपंच अलग मिलना चाह रहे थे, मिल नहीं, कोई लोकसभा की तैयारी नहीं। देखिए, ये तो पार्टी फैसला करेगी किसको लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी। पिछली बार विजेंद्र सिंह जी को पता था क्या कि मुझे लोकसभा की टिकट मिलेगी। अगर टिकट मिलती है तो अगर कोई टिकट मिलेगी, जब सब्जेक्ट है तो आपसे बात कर लेंगे। अभी तो आज है ही नहीं, अभी तो 1 साल आगे पड़ा है, कोई चर्चा नहीं है ना। उन्होंने सर, मेरे उनके बीच में कोई बात नहीं है, बाप से मैं कैसे कहूँ कोई बात। वीरेंद्र सिंह ने अगर आप कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं अपने 30 कैंडिडेट उतारेंगे। आप क्या देखते हैं, वो बीजेपी छोड़ रहे हैं? देखिए, जो वीरेंद्र सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं, तो उनका अपनी जबान है, वो कुछ भी कह दें। अब मैं उनकी बात पे कमेंट नहीं करूंगा कि वो किस पार्टी से लड़ेंगे, किससे लड़ाएंगे। आज तो वो बीजेपी में है, अब अपना निर्णय ले सकते हैं वो जब भी चाहे कोई आदमी। देखिए, राजनीति की परिभाषा है प्रजातंत्र की, जहाँ विचारों का विरोधाभास है उसे प्रजातंत्र कहते हैं। तो वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में थे, मैं भी कांग्रेस में था, हम दोनों कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गए, तो उनका अपना फैसला क्या करेंगे ये तो आप उनसे पूछें, वो बताएंगे। चौधरी साहब, आप वन इलेक्शन वन नेशन को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि उसकी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कह रही कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। एक देश एक चुनाव। कौन से चुनाव? एक देश एक चुनाव। एक चुनाव। देखिए, ऐसा है, अभी अलग अलग अंदाजे हैं, जिस आदमी की जितनी बुद्धि है वो अपने हिसाब से उस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो है उनका ये सोच के है कि एक राष्ट्रीय एकता की भावना बने, जिसे नेशनल इंटीग्रेशन कहें, कि कहीं कोई अलग बात करता है, कहीं भाषा का विवाद होता है, कि भाई हर आदमी वोट डाल के एक साथ इकट्ठा करे, उसमें देश की भावना बन के प्रति देश की जागरूकता के प्रति है। अगर चुनाव भी इकट्ठे हों तो बढ़िया बात है। 62 से पहले यही होते थे कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हुए, 52 में भी हुए, 57 में भी हुए, 62 में भी हुए, उसमें लोगों पे बोझ नहीं पड़े। अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, फिर जो सरकार चलती है कि वहाँ खिलाफ वोट पड़ गया। अब देखिए, ओपिनियन पोल ये आ गया, तो ये बातें इंग्लैंड अमेरिका में वहाँ भी यही है। तो एक सिस्टम अच्छा है, अगर ऐसा आए तो बढ़िया बात है। सर, किरोड़ी गांव के ग्रामीण आपसे मिले थे बस की समस्या को लेकर कि भाई बस जो है वो होगी जी, उनकी सोल होगी, वहीं थे। मैंने तुरंत जीएम से कह दिया था कि बस चलाएं, कल से 8 बजे चलेगी, हो गया उनका। सर, विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाए, इंडिया हरियाणा में भी रहती है, उसमें कुछ बुला रहे हैं नीतीश कुमार वगैरह, इसका कोई? देखिए, अभी जो गठबंधन बनाया अपनी अपनी पार्टी के हैं,
अब उन्होंने 28 में आपको गठबंधन की एक बात बताऊं कि 70 में 3 प्रमुख नेता थे, उसमें मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बाबू जगजीवन, और वो जनता पार्टी बनी थी। सब पार्टियों का विलय करके, सब पार्टियों को ख़त्म करके एक जनता पार्टी बनी थी। वो 2 साल बाद टूट गई। 1989 में एक फिर जो देवीलाल ने प्रयास करा और उनकी वजह से एक पार्टी बनी 89 में, जिसमें भी 3 बड़े नेता थे, वीपी सिंह, जो देवीलाल, चंद्रशेखर। वो भी 18 महीने में सरकार टूट गई थी। अब तो ये 40 पार्टियों का गठबंधन है, पता नहीं कौन इसमें मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले तो वीपी सिंह का डिक्लेयर कर दिया था, उस वक्त जेपी मूवमेंट थी, तो जेपी मूवमेंट में जिसका भी जयप्रकाश ने ब्लेसिंग थी वो बन गया। अब तो केजरीवाल अलग नेता है, नीतीश कुमार अलग है, तेजस्वी यादव अलग है, अखिलेश यादव अलग है, ममता बनर्जी अलग है, राहुल गांधी अलग है। कौन नेता का, पहले नेता का तो तय हो। यमुनानगर थर्मल प्लांट को परमिशन नहीं मिल रही सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या बन पाएगा? क्या जी? यमुनानगर जो थर्मल प्लांट है तो लगना। देखिए, हमने जो रखा है ठीक है। एक मोदी जी ने सभी चीफ मिनिस्टर को जब सबको बुलाए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो छत्तीसगढ़ वहीं से अगर कोयला लेकर नए प्लांट बने उसके लिए एक पॉलिसी तय करें कि वहीं कोयला उठाए ताकि ये लोड का नहीं और ग्रिड से पावर ट्रांसफ़र हो जाए। सुझाव उनका बढ़िया था। हमारा हरियाणा की सबमिशन ये थी, हमारे पावर सेक्रेटरी गए हुए थे, जो चेयरमैन थे उसके इसके चारों कंपनीज के, मिस्टर दास, उन्होंने कहा था कि हरियाणा में हम नया नहीं लगा रहे। पानीपत का हमारा जो है इसका एक टाइम होता है, लाइफ टाइम का 28 साल हो गए, अब ये यूनिट बंद हो गई। इसके बदले में हम दूसरा ये एनसीआर में आता था, कल को वो पोल्यूशन का मामला था, तो हम इसे यमुनानगर ले जाना चाहते हैं कि 800 मेगावाट का सेम कोयला लेंगे वो। तो हमारी प्रपोजल को उन्होंने कंसिडरेशन के लिए मान दिया, रिजेक्ट नहीं करा कि इस पर करेंगे। अगर मुझे अब तक जो इनपुट मिल रहा है कि हमारा थर्मल सैंक्शन होने जा रहा है, उसी के बदले में 800 मेगावाट का नया बन रहा है। मंत्री जी, कल पर्यवेक्षक भेजे गए थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाने के लिए, जिस तरह से माहौल बना उसके बारे में देखिए, पहले तंवर साहब बने थे, वो भी अध्यक्ष बनाने की कोशिश में लगे रहे। संगठन तो आज तक बनाने पिछले 20 साल से। अब ये उदयभान जी लग रहे हैं, देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर पार्टी का संगठन बन भी जाएगा, पार्टी बनी है तो संगठन बनते रहेंगे। संगठन से कुछ नहीं होता। सवाल आता है कि लोगों का मैंडेट क्या है, लोग जो तय करेंगे। लोकसभा के चुनाव आएंगे, सामने दिख जाएगा किसको क्या मिल रहा है।